महाशिवरात्रि हमारे लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, कोई भी जो त्योहार होता है, वो जो त्योहार होता है, अगर उस समय गोचर में ग्रहों की गति अच्छी चल रही हो तो वो त्योहार अच्छा है। होली का त्योहार कैसा रहने वाला है और क्या मुहूर्त है होली दहन का? देखिए, होली का जो दहन है वो 3 मार्च को है। कुंडली को हम कैसे बना सकते हैं खुद से? इसके लिए खुद तो नहीं बना सकता आम आदमी। तो पहले की जो कुंडली बनती थी वो एक्यूरेट थी या फिर अभी जो 2 मिनट में बन के आ रही है वो एक्यूरेट है? अभी जो 2 मिनट में बन के आती है उसकी सर, जैसे कुंडली में बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, आप वो उपाय कर लीजिए, क्या वास्तव में ये काम करते हैं हमारी डेली लाइफ में? बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं सर, थोड़ा सा अगर बताइए। उपाय नहीं है, अब जैसे करवा चौथ है, जो औरतें होती हैं वो अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो नॉर्मली मैंने देखा है लोग वहाँ रेड पहनते हैं, सब बोलते भी है कि आज आप रेड पहनो, उसका क्या कॉम्बिनेशन है? रेड का भी एक रेड को इस्तेमाल किया जाता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, बम विस्फोट, मारना, काटना, कुल्हाड़ी से काटना, नीले ड्रम में पैक कर देना, टुकड़े कर देना, है ना, तंदूर कांड, ये सब इन पापियों के काम है जो जघन से जघन बुरे काम होते हैं इस दुनिया में। अगर एक रिक्शा वाला अपना नेम चेंज कर ले तो क्या वो करोड़पति बन सकता? ये क्या है कि रील बनाने वालों ने बहुत बड़ा नुकसान एस्ट्रोलॉजी को, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को किया। सर, सत्ता का परिवर्तन थोड़ा सा बताइए, कैसे हम समझ सकते हैं क्या होने वाला है? सत्ता का प्रवर्तन इसलिए होता है कि जैसे मंगल राहु का जब योग बनेगा, अंगारक योग। मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? मेष राशि के लिए 2026 तनाव भरा है और मई तक तो ज्यादा है, क्योंकि मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। आज हम जानेंगे कुंडली क्या है। क्या एक आम व्यक्ति अपनी कुंडली खुद बना सकता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के बिना? कुंडली के जो उपाय हैं क्या वास्तव में काम करते हैं? कैसे करते हैं? आज हम वो जानेंगे। अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? उसके बाद हम जो शनि और राहु और केतु है इनकी तो सब बात करते हैं, कॉमन है, लेकिन इनके अलावा ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमारी लाइफ को झकझोर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता? सब लोग बोलते हैं कि मेष राशि के लिए 2026 बल्ले बल्ले है, बट आज हम यहाँ बात करेंगे कि मेष राशि के लिए 2026 सबसे ज्यादा बुरा है। जानेंगे कि 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 2026। जितना मिसलीडिंग करा जा रहा है आपको, आज हम यहाँ पे साइंटिफिकली समझेंगे कि किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, किन राशियों के लिए बहुत ज्यादा बेकार रहने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे कि 2026 के जो त्योहार है, महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्रि, वो कैसे रहने वाले हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं, मिस्टर एच.एस. रावत सर। तो चलिए मैं आपको आज अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया अंजलि, आप सुनाइए। आप सर, मैं भी अच्छी हूँ। सर, पॉडकास्ट शुरू करें? बिल्कुल। सर, सबसे पहले ना हम बेसिक से शुरू करते हैं कि कुंडली क्या है और कुंडली को आम इंसान कैसे समझ सकता है, कैसे खुद बना सकता है बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद से? अंजलि जी, ऐसा होता है, पहले मैं बताता हूँ कुंडली क्या है। जी। जब बच्चा पैदा होता है उस समय आकाशीय कौंसिल यानी ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन सा ग्रह, कौन कौन सी राशि और कौन कौन से नक्षत्र पर है और कितनी गति से वो चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, उसको नोट करना और उसको एक नक्शे के अंदर पुरो देना, उसको हम कुंडली बोलते हैं। यानी जब बच्चा पैदा हुआ उस समय सूर्य की गति क्या थी, चंद्रमा की गति कितनी थी, किस स्पीड से वो काम कर रहा था, मंगल किस गति से चल रहा था, बृहस्पति और शनि किस गति से चल रहे थे और वो कौन कौन सी राशि पर थे और कौन कौन से नक्षत्र पर थे, और उन सबको हम एक नक्शे के अंदर पुरो देते हैं तो वो चार्ट बन जाता है। उस चार्ट को बोलते हैं आकाश का नक्शा, आकाशीय कौंसिल का नक्शा। बच्चा पैदा हुआ उस समय हमने देखा कि सूर्य बहुत अच्छी जगह पर है, तो हम बोलेंगे कि ये जो बच्चा है ना, इसका सूर्य बहुत अच्छी जगह पे था उस समय जब ये पैदा हुआ था, तो ये दुनिया में नाम रोशन करेगा। हमने बोला कि इसका जो शनि बुरी जगह पर था तो इसकी टांगों में तकलीफ होगी या आर्थराइटिस हो जाएगी। हमने कहा बृहस्पति जब ये बच्चा पैदा हुआ आकाशीय कौंसिल में, वो बहुत शानदार राशि में था, तो इसका मतलब बड़ा विद्वान होगा, ये विदुर की तरह होगा, चाणक्य की तरह होगा, वेद व्यास की तरह विद्वान होगा, विश्वामित्र की तरह विद्वान होगा। तो इसका मतलब कुंडली एक नक्शा है आकाशीय कौंसिल का, जिसके अंदर ग्रहों की गति, ग्रहों के अंश और ग्रह कौन कौन सी राशि और नक्षत्र पर बैठे हैं उसकी कैलकुलेशन को
उसकी गणना को हम कुंडली बोलते हैं। हमने समझा कि कुंडली क्या है। अब आप हमें ये बताइए कि कुंडली को हम कैसे बना सकते हैं खुद से? उसमें ये लगना क्या होता है? उसमें ये हाउस क्या होते हैं? कैसे, कहाँ, किस जगह कौन-सा बिठाना होता है? इसके लिए खुद तो नहीं बना सकता आम आदमी। हुँ, आजकल कंप्यूटर पे तो बना सकते हैं खुद, क्यों कंप्यूटर बना के दे देता है। हुँ। लेकिन पुराने ज़माने में कुंडली को बनाने में 1 सप्ताह हमारे जैसे लोगों को लगता था, 1 वीक। 8-8 घंटे हम कैलकुलेशन करते थे, तब जाकर के हम कुंडली को बना पाते थे। आजकल बहुत आसान हो गया है, ऐप्स के ऊपर है और आजकल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ गए हैं। बिल्कुल। तो आप तुरंत डेट ऑफ बर्थ भरिए, तो तुरंत आपको आकाश का नक्शा और कुंडली आ जाती है कि ये ग्रह इतनी डिग्री पर है, इतनी डिग्री पर है। लेकिन आम आदमी इसको खुद नहीं बना सकता। आम आदमी सिर्फ कंप्यूटर का सहारा लेकर के बना सकता है, क्योंकि आम आदमी को इसकी नॉलेज ही नहीं है। उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है। और गणित यानी खाली कुंडली बनाने के लिए 6 महीने का कोर्स है। अच्छा। जी, जब हम सिखाते थे पहले गणित बनाना, जब कंप्यूटर नहीं आए थे, तो उस समय हमें 6 महीने का कोर्स सिर्फ गणित का लगता था, जिसमें बच्चों को कोई भी जो सीखता था उसको 6 महीने में ये पता चलता था कि कुंडली बनती कैसे है, इसमें भाव स्पष्ट कैसे होते हैं, ग्रह स्पष्ट कैसे होते हैं, दशाएं कैसे निकाली जाती हैं, लगन स्पष्ट कैसे होती है, राशि स्पष्ट कैसे होती है, ग्रहों का बल कैसे निकाला जाता है, स्थान बल क्या होता है, दृष्टि बल क्या होता है, युति बल क्या होता है, कौन कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन कौन से ग्रह कौन कौन से नक्षत्र पर भ्रमण कर रहे हैं। तो एक बहुत लंबी कैलकुलेशन की प्रक्रिया थी वो। कौन सा ग्रह किसका मित्र है, तात्कालिक मित्रता क्या है, यानी उस समय जो नैसर्गिक मित्रता है उस समय क्या है, जब बच्चा पैदा हुआ कौन कौन से ग्रहों की आपस में कंजंक्शन थी, कौन कौन से मित्र ग्रह साथ थे, कौन कौन से ग्रह शत्रु थे। तो ये कैलकुलेशन की बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसको कंप्यूटर ने बहुत आसान कर दिया है। तो मिनटों के अंदर बन जाती है। पहले 1 सप्ताह में एक कुंडली बनाने में, खाली इसको बनाने में लगता था, जो कि सप्तवर्गीय कुंडली होती है। इसके अलावा इसमें और 16 कुंडलियां बनती हैं, तो उनको बनाने में बहुत समय लगता था। तो अब सब इजी हो गया है, क्योंकि एक एक कुंडली का और डिटेल्स होता है। जैसे विवाह वाला खाना हो गया 7वां, उसका डिटेल हो गया, लगन का डिटेल हो गया, धन का डिटेल हो गया, कर्म का डिटेल हो गया, संतान का डिटेल हो गया। तो और अलग अलग कुंडलियां बनती हैं। तो ये बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद फलित लिखने में टाइम लगता था। एक एक भाव की फलित, एक एक राशि की फलित, वार की फलित, पक्ष की फलित, ग्रहों की फलित, दशाओं की फलित। तो इसलिए एक कुंडली को बनाने में कम से कम 1 महीना लगता था पहले। अब तो तुरंत बन जाती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बन जाती है। तो पहले की जो कुंडली बनती थी वो एक्यूरेट थी, या फिर अभी जो 2 मिनट में बन के आ रही है वो एक्यूरेट है? अभी जो 2 मिनट में बन के आती है उसकी कैलकुलेशन एक्यूरेट है, क्योंकि सारा कंप्यूटराइज है, एआई से हो रहा है। एआई से हो रहा है। और वैसे भी कंप्यूटर से जो फीड कर दिया फिक्स डेटा, वो तो वही निकाल के देगा, कंप्यूटर कैलकुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन जब हाथ से बनाते थे तो उस समय गुणा भाग में गलती हो जाती थी। हो सकती थी। अब उसको रीचेक करने का टाइम नहीं होता था, रीचेक करने में फिर 1-2 दिन लगता था, इतना लंबा प्रोसेस जो है। प्रोसेस लंबा था। तो इसलिए उसमें गलतियां होती थी, कैलकुलेशन में गलती होती थी। फलित वो एक्यूरेट होती थी, फलित कंप्यूटर की एक्यूरेट नहीं होती। अच्छा, दोनों की डिसएडवांटेज है मतलब। हाँ, कंप्यूटर फलित सही नहीं बता सकता। कंप्यूटर में तो जो डाला वही लिख देगा, लेकिन फलित के अंदर आदमी लिखता था 20 साल की उम्र में ऐसा होगा, 25 साल की उम्र में ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो फलित हाथ का लिखा हुआ एक्यूरेट रहता है और कैलकुलेशन कंप्यूटर की एक्यूरेट रहती है। अब जैसे किसी बंदे ने किसी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली का चार्ट डाउनलोड कर लिया। अब जैसे वो अपनी राशि उसमें डालना चाहता है। मुझे इतना पता है कि जैसे राशि चेंज होती है, बाकी सारे हाउस फिक्स रहते हैं। ये सही है सर कि सारे हाउस? हाउस जो है ये 2 तरीके से चलती है। साउथ इंडिया में कुंडली अलग है, अच्छा, वहां पर हाउस फिक्स नहीं है, वहां राशियां फिक्स हैं, हाउस घूमते हैं। अच्छा। और नॉर्थ इंडिया के अंदर हाउस फिक्स हैं, उनमें राशियां घूमती हैं, ग्रह घूमते हैं। अच्छा। दोनों में फर्क है। और जी लगना और जी हाउस, कुछ इनमें डिफरेंस है? लगन जो होता है वो हाउस होता है। अच्छा, लगन हाउस होता है। लगन जो है, लगन पहला भाव जो होता है उसको हाउस भी बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं, लगन भी बोलते हैं। दूसरा भाव जो है उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, लगन के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है। लगन के अंदर आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी एज है, आपकी बीमारियां हैं, लॉन्गेविटी है, आपका स्वभाव है, आपकी सोच कैसी है।
जैसे लगन में जो राशि आएगी वैसा आपका स्वभाव होता चला जाएगा। अच्छा। क्या आपका स्वभाव ब्राह्मणों वाला है, क्षत्रिय वाला है, वैश्य वाला है, शूद्र वाला है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, ये लगन में सब कुछ होता है। लगन में दिशाएं भी होती हैं। अच्छा। तो एक एक जो भाव होता है उसमें 20-20, 25-25 चीजें और होती हैं। अब जैसे दूसरा भाव धन का होता है, इसको भाव भी बोलते हैं, सेकंड हाउस भी बोलते हैं, धन भाव भी बोलते हैं, वाणी का भाव भी बोलते हैं, आंखों का भी होता है, चेहरे की खूबसूरती का होता है, मीठी आवाज का भी होता है। तो इसमें लिक्विड कैश भी होता है, आंख कौन सी खराब होगी उसका भी होता है, दांतों का भी होता है, नाक का भी होता है। तो सेकंड हाउस में बहुत सारी चीजें होती हैं और रिश्तेदारियों में भी होता है, बड़े मामा बड़ी मौसी का भी होता है। तो ऐसे एक एक जो भाव होता है उसमें बहुत सारी चीजें भरी होती हैं। ये घर हैं, इन घरों में सामान रखा हुआ है। तो एक एक भाव में पार्ट्स ऑफ बॉडी भी है, यानी सेकंड हाउस फेस का है और पहला जो लगन का भाव है वो पूरे शरीर का है। अब पूरे शरीर के 12 हिस्से कर दिए। दूसरा भाव यहाँ का है, चेहरे का है, तीसरा गले का है, तीसरा भाव वो गले का भी है, थायराइड का भी है, अस्थमा का भी है, छोटे भाई बहन का भी है, बीमारियों का भी है, पराक्रम का भी है, ताकत का भी है, विदेश का भी है, मित्रता का भी है। तो अब जब इनमें जो राशि आएगी और जो ग्रह बैठेगा उन सब चीजों को डैमेज करेगा। करेक्ट। अगर तीसरे भाव में मान लो बुरे ग्रह बैठ गए तो आपको गले का कैंसर भी हो सकता है, आपको थायराइड भी हो सकता है, आपको छोटे भाई बहन का सुख भी नहीं मिलेगा, आप कमजोर भी हो जाएंगे, आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपको विदेशों में लाभ नहीं मिलेगा, बाहर जाएंगे वापस आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सुसाइड भी कर सकते हैं, फांसी भी लगा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसे चौथा भाव है, चौथा भाव जो फोर्थ हाउस है वो मन का है। अच्छा। यानी मन कैसा है आपका, आप सेल्फिश तो नहीं है, दयालु हैं, है ना, छाती का भी है, स्त्री के लिए ब्रेस्ट का भी है ना, अस्थमा का भी है, टीबी का भी है, लंग्स कैंसर का है, ब्रेस्ट कैंसर का है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, फिर घर का भी है, गाड़ी का भी है, मकान का भी है, प्रॉपर्टी का भी है, ब्याज का भी है, चुनाव का भी है, राजनीति का भी है। अगर इसमें अच्छे अच्छे ग्रह हुए तो सारी चीजें अच्छी होंगी और बुरे ग्रह हुए तो सब बुरी हो जाएंगी। तो ऐसे इनकी कैलकुलेशन होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया वो कुंडली क्या है, कैसे आप बना सकते हैं, इनमें क्या-क्या चीजें होती हैं। अब हम चलते हैं उपायों के ऊपर। सर जैसे कुंडली में बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, आप वो उपाय कर लीजिए। क्या वास्तव में ये काम करते हैं हमारी डेली लाइफ में? बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं सर थोड़ा-सा अगर बताइए? उपाय नहीं है हुँ, तो इस प्रकृति का कोई महत्व ही नहीं है। अच्छा। अगर उपाय ना होते तो पूरी दुनिया मर जाएगी। ईश्वर ने कुछ अपने आप उपाय दिए हैं। जैसे कि कोई हिरन ज्यादा घास खा लेता है हुँ, तो उसके पेट में दर्द हो जाए हुँ, तो वो 4-5 बार ऐसे हुँ। लेटता है और चक्कर मारता है पचाने के लिए। पचाने के लिए, वो ठीक हो जाता है। हाँ। गधे हैं, घोड़े हैं, अगर शेर भी ज्यादा खा ले मांस तो भी तकलीफ में आता है। उनको नेचुरल उपाय दिए हैं। हुँ, गाय भैंस को तकलीफ होती है, पूंछ हिला हिला के ठीक कर लेती है। हुँ। ज्यादा खा लेती तो वो जुगाली करती है हाँ जी। ना? जानवर भी करते हैं। हुँ, ऐसे मनुष्य के पास भी उपाय होते हैं। मनुष्य के हाथों में उपाय हैं, नेचुरल हुँ, उपाय होते हैं। और फिर मनुष्य को बुद्धि दिया है, विवेक दिया और ज्ञान दिया है। भगवान ने आपको बीमारियां दी हैं लेकिन साथ में आयुर्वेद के उपाय और नेचुरोपैथी के उपाय आपको दिए हैं। जैसे आपके दांत में दर्द हो जाए सपोज, हुँ, तो आप ऐसे हाथ लगा लेंगी, बिल्कुल, है ना, दर्द हो रहा है। आप ऐसे सीसी करेंगे और हाथ लगा लेंगी। इसका मतलब हाथ की एनर्जी उस दांत में जहां डेफिशिएंसी हुई है एनर्जी की, इसलिए दर्द हुआ, हुँ, तो हाथ सप्लाई कर रहा है तो दर्द कम हो रहा है। बाहर से एनर्जी भी ले रहे हैं आप सीसी करके तो वो भी एनर्जी सप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब जहां डेफिशिएंसी हुई है, हाथ ने अपने आप उसको, आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, आह, आह। तो आपका सिर भी ठीक होना शुरू हो जाता है ना। आपके पैरों में दर्द होते हैं, आप हल्का हल्का दबा लेते हैं उनको, आप उपाय कर रहे हैं ना। पेट में दर्द होते हैं तो आप ऐसे से करते रहते हैं, है ना, आप अपने आप ही हाथ पेट से ऐसे से करते रहते हैं। इसका मतलब ये रहा कि हमारे हाथों में वो दवाई हैं, वो चीजें हैं जिनको हमारे शरीर में दर्द अगर रात को हो जाए तो हाथ ही उसको कंट्रोल करते हैं जब तक सुबह हॉस्पिटल ना खुले।
एक तो ये है उपाय। दूसरी चीज, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है तो पता चल जाता है, तो आप बाहर की दवाई खाते हैं। आपको ऊपर से डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो हमें पता है कि ग्रहों की वजह से टेंशन आ रही है, डिप्रेशन आ रही है। हमने ग्रहों का इलाज कर दिया तो वो डिप्रेशन और टेंशन ठीक हो जाता है। इसका मतलब अगर इलाज नहीं होता ज्योतिष में तो ज्योतिष का कोई वैल्यू नहीं है। इससे सब पता चलता है। ज्योतिष के अनुसार हमें पता चलता है कि इस लड़की का डिवोर्स होगा, और हम उसको समझाते हैं, फिर काउंसलिंग देते हैं। उसके दिमाग में जो नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं अपने पति के खिलाफ, उनको रिमूव करते हैं उपाय से, और उसको समझाते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत लकी है। अगर कोई लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं है, उसे इरिटेट होता रहता है, फिर उसको समझाते हैं तेरी कुंडली के हिसाब से ये लड़की बहुत भाग्यशाली है, इसको साथ रख, प्यार से रख, और ये जीवन में तुझे बहुत ऊंचाइयां देगी। तो उसके दिमाग में नेगेटिव चीज रिमूव कर दी हमने। तो इसका मतलब जो रिमूवल्स हैं वो चीजें हम पॉजिटिव कर देते हैं ग्रहों के अनुरूप। तो ग्रह का उपाय जो होता है, उसकी रेज जो होती है, उसकी रश्मियां होती हैं, उनसे बॉडी संचालित होती है। 9 ग्रहों में कौन सी रेज आपको कम आ रही है, कौन सी ज्यादा आ रही है, ये हमें पता लगता है। जो कम आ रही है उससे बीमारियां आती हैं, ज्यादा आ रही है उससे वॉयलेंसी आती है। ज्यादा आ रही है तो उसको कंट्रोल करते हैं, कम आ रही है तो उसको बढ़ाते हैं, तो उससे रेमेडी हो जाती है। और वो रेमेडी फिर आपको लाभ देती है। रत्न पहनने से भी फर्क पड़ता है, कलर थेरेपी का फर्क पड़ता है। जैसे मैंने अभी पीला शर्ट पहन रखी है, पीला जैकेट पहन रखी है, ये बृहस्पति का कलर है। अंदर मैंने पहन रखा है, ये सूर्य का कलर है। सूर्य एनर्जी देता है, ऑरेंज कलर है। बृहस्पति ज्ञान देता है। अब मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ, ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, तो एनर्जी भी चाहिए मुझे, और साथ में मुझे ज्ञान भी चाहिए। तो मुझे ये यहाँ से ज्ञान भी मिल रहा है और यहाँ से मुझे एनर्जी भी मिल रही है, क्यों, मुझे 1-1.5 घंटे बोलना भी है। तभी मैंने बोला सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। तो कलर थेरेपी आपने देखा होगा, अनादिकाल से जेल का जल्लाद होता है, वो काले कपड़े पहनता है। हाँ जी। शनि के कपड़े पहनता है, क्योंकि शनि बेरहम है, तभी किसी को वो फांसी देता है। सफेद कपड़े पहन करके फांसी नहीं दे सकता, वो इमोशनल हो जाएगा। ब्लैक कैट कमांडो, इस दुनिया में सारे ब्लैक कैट कमांडो काले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनको गोली चलानी होती है। वो डेयरिंग रहते हैं, बेरहम रहते हैं, जिसको चलानी है गोली, चलानी है ऑर्डर होते। तांत्रिक लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कठोर हृदय रखते हैं, तो सारे काले कपड़े पहनते हैं तांत्रिक, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा जो वकील होते हैं, जज होते हैं, काले कपड़े पहनते हैं। उनको पता है कि निर्दोष है, उसके बावजूद भी उनको अपने कलम के हिसाब से उनको सजा देनी होती है। और प्योर वाइट कपड़े पहन के अगर बैठ जाए ना, तो वो फैसला ही नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा। इतना पावर होता है कपड़ों के। मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कुली हैं वो लाल कपड़े पहनते हैं। लाल कपड़े में पावर होती है, मंगल का कलर होता है ना। वो पूरे दिन लाल कपड़े पहने रहते हैं, ताकत रहेगी शरीर में, भूखे हों प्यासे हों, है ना। उसके बाद भी फिर अपना बैग उठा उठा करके वो लेके जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में लाल कपड़े कुली पहनता है। काले कपड़े जितने भी हैं आपने देखा है, काले कलर के अंदर बेरहमी है। आप काली गाय और सफ़ेद गाय देख लो। सफ़ेद गाय समझदार भी होगी और उसकी इंटेलिजेंसी और उसके दूध में फ़र्क होगा, काली में फ़र्क होगा, है ना। काली भैंस और गाय में भी फ़र्क होगा। तो काले कपड़े पहनने वाले जो लोग होते हैं उनमें थोड़ा बेरहमपन रहता है। और सफ़ेद कपड़े आप देखो, 4-5 मुख्य धर्म बताता हूँ। पादरी, ईसाई सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, काला कोई नहीं पहनता, वो मानते हैं इस बात को। मौलवी, वो इस्लाम के हैं, उनकी सारी औरतें तो काले कपड़े पहनती हैं, है ना। लेकिन सारे मौलवी और जो दूसरे लोग हैं वो सब सफ़ेद पहनते हैं। पंडित जी सफ़ेद, है ना। हमारे साधु संत भगवा, ग्रंथी जो सरदार होते हैं सब सफ़ेद पहनते हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ सफ़ेद पहनती हैं। जैनी लोग दिगंबर जो हैं वो सफ़ेद पहनते हैं। इसका मतलब सफ़ेद कपड़े में पीस ऑफ माइंड है। क्या है? पीस ऑफ माइंड। लाल कपड़े में ओज है, ताकत है। इन कपड़ों में ज्ञान है। काले कपड़े में बेरहमी है, पीले कपड़े में ज्ञान है। तो ऐसे इन कलरों को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको लाभ मिलेगा। हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे तो सफ़ेद कपड़े और हरे कपड़े ड्रेस हुआ करती थी सरकारी स्कूलों में। अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन लड़कियों को सफ़ेद कपड़े और ग्रीन सलवार या ग्रीन ऊपर का कपड़ा और नीचे का
सलवार जो होती थी वाइट होती थी, यानी ग्रीन मेमोरी के लिए होता है, पढ़ने के लिए मेमोरी के लिए ग्रीन कपड़ा, और कंसंट्रेशन के लिए वाइट। तो ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन बच्चों का होता था तो पढ़ने में तेज होते थे, कंसंट्रेशन रहती थी। आजकल अलग अलग कर दिए हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते ढंग से, दिक्कत होती है। तो जैसे कलर का आपने बताया, इस तरीके से ये मतलब रेमेडी होती है उनकी। अब जैसे करवा चौथ है, तो जो औरतें होती है वो अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो नॉर्मली मैंने देखा है लोग वहाँ रेड पहनते हैं, सब बोलते भी है कि आज आप रेड पहनो, उसका क्या कॉम्बिनेशन है? रेड का भी एक मंगल कार्य के लिए रेड को इस्तेमाल किया जाता है। मंगल कार्य के लिए जितने भी शुभ कार्य होते हैं उसमें हम मंगल की पूजा करते हैं, इसलिए कि मंगल कहीं अमंगल ना करे किसी तरह का, इसलिए शादी में विवाह में इन रेड कपड़ों का इस्तेमाल करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं करना चाहिए, सिर्फ शुभ कार्य में उसको लिया जाता है। क्योंकि अगर कोई घर में होता है ना कि जैसे कोई विवाह शादी है तो उपद्रवी को पहले मनाते हैं, क्या करते हैं कि भाई उपद्रवी है कि इसको पहले मनाओ, इसको कपड़े दिला दो और इसको शांत करो। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो कलर है थोड़ा रेड कलर, ये ओज का कारक है, और मंगल का कलर मंगल कार्यों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए माँ की चुनरी हो गई या कपड़े हो गए, भगवानों के कपड़े हो गए, इनको हम रेड और पिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और वैसे तो करने को तो हम ये वाले कपड़े भी इस्तेमाल करते हैं, येलो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर मान लो कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है और उसको पीले कपड़े पहना दिए जाएं तो उसमें ज्ञान ज्यादा आ जाएगा। उस समय पर क्या आ जाएगा? ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा। इन कपड़ों में ज्ञान और वैराग्य होता है। तो फिर क्या पहनना चाहिए करवा चौथ के दिन लेडीज को? पिंक इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, पिंक। पिंक बेस्ट रहता है। वैसे तो लाल चुनरी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शॉर्ट समय के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाल में गुस्सा होता है। क्या होता है? गुस्सा होता है। गुस्सा होता है। सब जैसे जब हम कुंडली देखते हैं तो नॉर्मली हम बात करते हैं शनि की, राहु की, केतु की, 3 ग्रहों की सब लोग बात करते हैं। इनके अलावा कोई और भी ऐसे ग्रह हैं जो हमारी लाइफ को झकझोर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता है? 2 ग्रह होते हैं क्रूर, एक होता है सूर्य और एक होता है मंगल। अच्छा। ये क्रूर है। क्यों क्रूर है ये? क्रूर इसलिए है कि राजा क्रूर होता है, राजा को शासन करना होता है। सूर्य राजा है, वो क्रूरता अगर नहीं रखेगा तो बात बनेगी नहीं। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्रूरता दिखाई, बहुत बेकार किया बट उसने। ठीक है ना, तो क्रूरता दिखाई, तो राजा तो है वो, लेकिन क्रूरता दिखाई ना, अननेसेसरी 50 आदमियों को मार दिए। बिल्कुल। तो राजा और वैसे अपने अपने देश के अंदर वो चैरिटी भी कर रहा है ना, जो वहां लोग हैं बेरोजगार हैं उनको पैसा भी देता है, सभी देश देते हैं, पेंशन भी दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, हम पेंशन भी दे रहे हैं, राजा हमारा पेंशन भी दे रहा है, और इधर पाकिस्तान पे हमला करना पड़ गया तो किया हमने, बिल्कुल। है ना। ये क्रूरता है। और मंगल फौज का कारक है, सेना का कारक है। सेना भी क्रूर होती है, उसको जब प्यार से हैंडल करना है तो प्यार से भी हैंडल करेगी, और जब क्रूरता दिखाएगी तो फिर गोली भी चलाएगी, वो फिर नहीं देखती। तो इसलिए इनको क्रूर बोला गया। शासन को कंट्रोल करने के लिए क्रूरता भी जरूरी होती है। शनि राहु केतु ये नीच हैं, पापी हैं, इनका काम है पाप करना। शनि राहु केतु ये पापी ग्रहों में काउंट होते हैं। तो 2 क्रूर होते हैं, पापी होते हैं, 5 टोटल ग्रह होते हैं क्रूर और पापी। ये लोग परवाह नहीं करते, बुरा काम करना तो कर देते हैं। इसलिए शनि और राहु और केतु, केतु क्या एक्सीडेंटल है, बुरा करता है, दुर्घटना, एक्सीडेंट, बम विस्फोट, मारना, काटना, कुल्हाड़ी से काटना, नीले ड्रम में पैक कर देना, टुकड़े कर देना, है ना, तंदूर कांड, ये सब इन पापियों के काम है, जो जघन से जघन बुरे काम होते हैं इस दुनिया में। जैसे कभी बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को जला दिया लटका करके, ऐसे जितने भी जघन्य पाप होते हैं वो शनि राहु केतु की वजह से होते हैं। तो क्या हम इन्हें बोल सकते हैं जो हमारी कुंडली के अशुभ भाव है? ये कुंडली के अंदर 2 प्रकार हैं इनके। अगर ये शुभ भावों के स्वामी हो जाएं तो क्रूरता कम कर देते हैं। जैसे कि किसी आतंकवादी को अगर होम मिनिस्टर बना दिया जाए, वित्त मंत्री बना दिया जाए, तो आतंकवाद नहीं करेगा, जो पावर मिल गई, बिल्कुल वो नहीं करेगा। और अगर उसी आतंकवादी को बुरे स्थानों का बना दिया जाए तो आतंकवाद ज्यादा करेगा फिर। करेक्ट। तो ऐसे शुभ भावों के स्वामी जब ये हो जाते हैं
या शुभ भावों में बैठे होते हैं तो इनकी नीचता में कमी आ जाती है, और जब ये बुरे भावों के स्वामी हो जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा बुरा करते हैं, फिर एक्सट्रीम बुरा कर देते हैं। क्योंकि कोई रिश्वतखोर आदमी को रिश्वत का डिपार्टमेंट मिल जाए तो तबाही कर देता है, फिर तो बहुत रिश्वत खाता है। बहुत करता है। तो ऐसे ही ये कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें कुछ शुभ होते हैं। शुभ भावों के स्वामी अगर हो गए तो फिर ये बुरा नहीं करते, फिर कम करते हैं। तो ये कुंडली में फिर हम एनालिसिस करते हैं कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है। शनि उच्च होकर के बैठ गया है, अच्छा है। वही शनि नीच होकर बैठ गया तो तबाही कर देगा। वही शनि राजा से रंक बनाता है, रंक से राजा बना देता है। करेक्ट। तो ऐसे इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं, उन सबको बताते हैं कि आपका शनि अच्छा। सबका शनि बुरा नहीं होता, सबका राहु बुरा नहीं होता। राहु की दशा में भी लोग बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, केतु की दशा में भी ऊंचाइयों को छूते हैं, क्रूर ग्रहों की दशा में भी ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन ये ग्रह मैरिज लाइफ को खराब करते हैं, क्योंकि आदमी में आक्रामकता ज्यादा होती है। अगर क्रोधी आदमी हो बहुत ज्यादा और पापी आदमी हो तो वो अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ भी वही दुर्व्यवहार करेगा ही करेगा। तो इसलिए हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं, मंगलिक ना हो, विवाह स्थान पे क्रूर ना बैठे हों, आदमी में गलत आदत ना हो, शराबी ना हो, ज्वारी ना हो, वैश्यावृत्ति में लीन ना हो। तो उन कुंडलियों में योगों को हम देखते हैं। सर कुंडली के हिसाब से अगर भारत की कुंडली देखें तो 2026 कैसा रहेगा हमारे देश के लिए? 2026 यूनिवर्स में सबके लिए बुरा है। अच्छा, 2026 में मई तक। क्यों सर, क्यों बुरा है? वो इसलिए है कि अभी जैसे मैंने 2025 में पॉडकास्टों में और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भविष्यवाणी करी थी कि मई तक 2026 बहुत खराब है, क्योंकि शुरुआती तौर पर ही वो भविष्यवाणी दो सटीक हो गई। मैंने शुरुआत पे ही कहा था, क्योंकि पिछली साल 2025 से मंगल और सूर्य की युति चल रही है। राजा और सेना एक साथ हैं यूनिवर्स में, सूर्य और मंगल एक साथ है। जब सेनापति और राजा एक साथ होंगे तो कई नया षड्यंत्र करते हैं। अगर मान लो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हमारा जनरल आकर के बैठे तो कोई नई प्लानिंग हो रही है। क्या हो रही है? नई प्लानिंग हो या रही तो हम बांग्लादेश पे करने वाले हैं या पाकिस्तान पे करने वाले हैं, कुछ तो करेंगे ना। एक साथ हुए क्यों हैं? जब ये दोनों एक साथ बैठते हैं तो कुछ होता है। वही मैंने कैलकुलेशन की कि 2026 की शुरुआत विश्व के लिए भारी होगी, युद्ध होगा, दो देशों का कुछ होगा। और 3 तारीख को वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया अमेरिका ने। हुआ था। अभी वो युति चल रही है, अभी भी चल रही है वो। अभी ईरान में भी एक केस हुआ, एक लड़की थी, उसको अपने सुप्रीम जो लीडर था उसकी फोटो जला दी गई। ऐसा ही सेम केस हुआ था 2022 में, एक लड़की थी जिसका थोड़ा सा दुपट्टा ऊपर हो गया था तो बाल दिख रहे थे, तो उसको बुरी तरीके से इन लोगों ने मारा था। देन वो फिर से समय दौड़ रहा है, आज खुले बाल है और अब सुप्रीम लीडर का फोटो जला रही है। तो ये कितनी तबाही मचा रहे हैं लोग। ये ग्रह का प्रभाव होता है। अब ऐसे ही पब्लिक के अंदर वायलेंस ही आती है। अब हम तो पब्लिक है, हमारे अंदर भी वो वायलेंस ही आएगी, क्रोध आएगा, विद्रोह आएगा कि नहीं राजा के खिलाफ करना है, क्योंकि हमारे अंदर एक शक्ति आ गई है उस ग्रह। यंग जनरेशन है ना, तो वो नया खून होता है, वो सारी चीजें हाँ। होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी मंगल और राहु की युति, अंगारक योग युति 45 से 48 दिन चलेगी, फरवरी से चालू हो जाएगी। इसमें क्या क्या होगा? वही युद्ध, दुर्घटनाएं। किससे दिख रहा है आपको युद्ध किसके साथ होने वाला है? मिडिल ईस्ट के अंदर ही सारी चीजें चल रही हैं अभी, लेकिन अभी इंडिया पाकिस्तान का नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि उसमें समय है उसका। फिर मार्च, अप्रैल, मई, वो पीरियड ऐसा है कि इंडिया का पाकिस्तान का दोबारा हो सकता है। वो इसलिए कि शनि और मंगल की युति होगी। अच्छा, शनि मंगल की युति में सत्ता परिवर्तन होना। अच्छा, सत्ता का परिवर्तन। क्योंकि शनि तो है प्रजा और सेनापति है मंगल। मंगल और प्रजा जब एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं सेना में विद्रोह होता है, सेना के खिलाफ विद्रोह होता है जनता का। तो ऐसी सिचुएशन मई तक चलेगी। तो मई तक युद्ध बढ़ना, दुर्घटना होना, बम विस्फोट होना, जनता का, राजा का विद्रोह होना, सत्ता परिवर्तन होना, ये अभी पापी और क्रूर ग्रहों की युति के कारण होगा। सर सत्ता का परिवर्तन थोड़ा सा बताइए, कैसे हम समझ सकते हैं क्या होने वाला है इसमें? सत्ता का परिवर्तन इसलिए होता है कि जैसे मंगल राहु का जब योग बनेगा, अंगारक योग, ये भीतरघाती योग होता है। सेना और राहु जब एक साथ इकट्ठे होते हैं
तो कहीं ना कहीं भीतरघात होना, भीतरघात का मतलब है कि सत्ता प्रवर्तन कर देना, जैसे अभी वेनेजुला में सत्ता प्रवर्तन कर दिया, ठीक है ना, ये इन योगों के कारण होता है। ऐसे फिर किसी देश की सत्ता का प्रवर्तन होना, ऐसा योग बनेगा। तो जब ये ग्रहों की ब्रह्मांड के अंदर युति बनती है, उसका इफेक्ट पृथ्वी लोक पर आता है, इस जीवन पे आता है, और जहां जहां पर भी जीवन होता है सब पे आता है, जानवरों पर भी आता है। उसी कैलकुलेशन के आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं कि दोबारा से सत्ता परिवर्तन होना, विस्फोट होना, हवाई दुर्घटना होना, और लगातार ये मिसाइलें चलना, क्योंकि मंगल विस्फोट का कारक है। इनके कुछ डेट वगैरह आप बता सकते हैं, महीना बता सकते हैं, जैसे भी हाँ आपने बताया ना, अभी तो हाँ। कंटिन्यू 26 मतलब मई तक है, ये 31 मई तक ये स्थिति है। और जैसे आपने बोला कि सत्ता पलट होगी, हाँ, तो क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ ऐसा? नहीं, नरेंद्र मोदी जी के ग्रह खुद के बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिस राजा के ग्रह अच्छे चल रहे हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा। ये बिगड़ता उनके हैं जिनके ग्रह खराब हो चुके होते हैं। नरेंद्र मोदी की खुद की कुंडली जो है उसमें मंगल की दशा चल रही है, मंगल सेनापति होता है, तो उनका जो कंट्रोल है वो अच्छा है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब इंडिया सही अगर सही। इनके भी ग्रह खराब हो जाते, इनके ऊपर भी शनि की डैया साढ़े जाती होती, तो दिक्कत आती। तो इनके ऊपर पीछे शनि की डैया चल रही थी, तो आपने देखा कि किस प्रकार से मेजोरिटी डाउन हो गई, है ना, फुल मेजोरिटी से डाउन पे आ गए। तो अभी तो फिलहाल ठीक है उनका, अभी तो अच्छा चलेगा 2027 तक। अच्छा। 2027 तक उनको कोई अभी खतरा नहीं है। अब प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, इसमें किसका दावेदार रहेगा, बीजेपी का या फिर टीएमसी का? देखिए होता क्या है कि बीजेपी और टीएमसी, इन पार्टियों का अपना वजूद नहीं होता, पार्टियों का वजूद होता है इनके अध्यक्ष से। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ममता बनर्जी जो है टीएमसी के अध्यक्ष हैं, उनके ग्रह कितने पावरफुल हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के प्रधानमंत्री के कितने पावरफुल हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कांग्रेस के राहुल गांधी के कितने हैं और अखिलेश के कितने हैं, ऐसे राष्ट्रीय जनता दल है उसके कितना, उसके लीडर के कितने होते हैं, उनकी कैलकुलेशन के आधार पर वो जिता के लाते हैं। तो टीएमसी की जो नेता है ममता बनर्जी, उनके ग्रह भी बहुत पावरफुल है, अच्छा। और नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत पावरफुल है। दोनों ही बहुत तो मजबूत है। बहुत दोनों मजबूत हैं, लेकिन इनके ग्रहों की अगर तुलना करता हूं तो ममता बनर्जी के ग्रह बहुत पावरफुल है। अच्छा। टक्कर है दोनों की बहुत जबरदस्त, इसलिए इतना आसान काम नहीं है ममता बनर्जी को हिलाना। अभी फिलहाल रिसेंटली तो मैंने नहीं देखी, जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो उस समय देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की महादशा और अंतर्दशा क्या चल रही है, और ममता बनर्जी की महादशा अंतर्दशा चल रही है, क्या वो डिफीट कर जाएंगी नरेंद्र मोदी जी को, या मोदी जी उनको डिफीट करेंगे, क्या करते हैं। तो वो उस समय की जो कुंडली जो गोचर की होती है, उस समय यूनिवर्स में कौन कितनी पावर लेके बैठा, कौन कितने जोश के साथ बोल पाता है, और कौन कितनी प्लानिंग करता है युद्ध की, वो डिपेंड करता है। लेकिन इन दोनों की कुंडलियों की देखूं टक्कर, तो बहुत टक्कर है, क्योंकि ममता बनर्जी के ग्रह भी बहुत पावरफुल है और मोदी जी के भी बहुत पावरफुल है। अगर दोनों के बराबर टक्कर में रह गए तो बस 19-20 का ही फर्क रहने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। करेक्ट। ये होता है। तो हम पार्टियों को कैलकुलेट नहीं करते, हम देशों को भी कैलकुलेट नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका इतना पावरफुल है तो रूस इतना पावरफुल है, नहीं। एक समय रूस गोरबाचोव के समय था जब बिखर गया, और एक पुतिन है उसके सामने कितना स्ट्रांग हो गया, है ना। अमेरिका भी डाउन पे चला जाता है जो बाइडेन के टाइम पर, और पुतिन जैसा कोई फिर सिरफिरा आ जाता है तो फिर ऊपर उठ जाता है। तो डिपेंड करता है कि देश को चलाने वाला जो शासक है उसकी कुंडली कितनी पावरफुल है, उसकी कैलकुलेशन के आधार पर उस देश का भविष्य हम तय करते हैं। हिंदुस्तान को सब बोलते थे बड़ा शरीफ है, शरीफ है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तब बोलते थे बड़ा आक्रामक है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से डर के रहना, पाकिस्तान डरता था। अब हिंदुस्तान से फिर दोबारा डरने लगा। मनमोहन सिंह के टाइम पर, नरसिंह राव के टाइम पर, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह, ये जितने प्रधानमंत्री बने इनके समय वो शरीफ था देश। अब मोदी जी के आते ही देश हमारा क्या हो गया, शरीफ नहीं रहा, फिर से वो हो गया ताकतवर। तो इसका मतलब ये रहा कि देश का जो शासनाध्यक्ष होता है उसके ग्रह कितने पावरफुल है, उस कैलकुलेशन पर हम भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए टीएमसी और बीजेपी में हमें ये देखना होगा कि इनका जो स्टार लीडर है कौन है। अगर मान लो चुनाव लाते हैं खाली ये नितिन जी, क्या नाम है, नितिन जी जो अभी बने हैं, नितिन नवीन जी,
इन पर और ममता बनर्जी पर अगर चुनाव लड़ा जाए और मोदी जी चुनाव में ना कूदें तो ममता बनर्जी जीत जाएगी, क्योंकि उनके ग्रह स्ट्रॉन्ग है। उनके ग्रह स्ट्रॉन्ग है। तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और जब जिस समय चुनाव डिक्लेयर हो जाता है उस समय जितने दिन चुनाव लड़ा जाएगा उस समय पर दोनों के ग्रह कितने मजबूत हैं, फिर हमारी एक्यूरेट कैलकुलेशन निकल के आ जाती है कि हाँ ये व्यक्ति जीत रहा है। हम कॉन्फिडेंस होकर बोल देते हैं कि ममता जीत रही है या मोदी जी जीत रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक हमने समझा कुंडली क्या है, उपाय क्या है, किस तरीके से हम समझ सकते हैं, हमने कुछ प्रेडिक्शन भी करी। अब हम प्रेडिक्शन करेंगे राशि वाइज़, मेष से लेके मीन राशि तक। तो अगर आपकी कौन-सी मेष राशि है, मीन राशि, कोई भी इनमें बीच में राशि है, आपको लग रहा है कि हाँ, आपने सही बताया है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट में बताइएगा। सर, अब हम राशि की प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? मेष राशि के लिए 2026 तनाव भरा है और मई तक तो ज़्यादा है, क्योंकि मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अब शनि की 7.5 तो आदमी को तबाह कर देती है, लेकिन अभी सिर के ऊपर आई है। भविष्य में मेष राशि वालों को सिर से संबंधित बीमारियां होंगी 2027 के बाद, जब पीक आवर में आ जाएगी। मेष राशि का स्वामी है मंगल, वो अस्त चल रहा है इस समय पर। तो मेष राशि का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने जो हैं मेष राशि के लिए तनाव भरे हैं। और मई के बाद जून से लेकर के फिर मेष राशि ठीक है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर मेष राशि वालों के लिए फिर खराब है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल नीच हो जाएगा तो कमजोर स्थिति में आ जाएगा, तो वहाँ थोड़ी ध्यान रखना है। तो मेष राशि के लिए थोड़ा उथल पुथल सही रहेगा, लेकिन कैरियर के लिए ठीक है। हेल्थ और मानसिक तनाव के लिए मेष राशि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सर, मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन है। मैं ज़्यादातर रील्स में देख रही हूँ कि मेष राशि के लिए 2026 बहुत अच्छा है, बल्ले-बल्ले है, ये है, वो है। कोई भी ये नहीं बता रहा है कि मेष राशि के लिए ये साल अच्छा नहीं रहने वाला है, जबकि आप उनका जस्ट अपोजिट बता रहे हैं। मैं बड़ा साइंटिफिक बोलता हूँ, क्योंकि साइंटिफिक ये कि मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और मेष राशि का स्वामी मंगल शनि का दुश्मन है। और जब जब आपके ऊपर से आपका दुश्मन भ्रमण करेगा, है ना, तो आपका अच्छा वक्त कहाँ से आएगा? वेनेजुला के ऊपर उसका दुश्मन राज करने लगे तो वेनेजुला का अच्छा वक्त कहाँ से आ जाएगा? तो कैसे बोलते हैं ये तुक्के मारते हैं या अपनी टीआरपी के लिए करते हैं इस तरह की बातें कि मेष राशि वाह वाह फलाना सर, देखना। मैं 4 से 5 रील देख ली, मैं आपको अभी दिखा भी सकती हूँ, और इतना एक्यूरेट बोलते हैं, बल्ले-बल्ले मेष राशि के लिए सब कुछ बहुत अच्छा एक्चुअल रहेगा। में ये सब तुक्के मारते हैं, एक्चुअल में उनको ज्ञान नहीं है। अब मेष राशि को शनि की 7.5 है और मेष राशि का स्वामी मंगल अस्त है। हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? जिस राशि का स्वामी अंधा हो, यानी जिस राशि के स्वामी को दिखता ही ना हो, धृतराष्ट्र हो, उसके लिए अच्छा क्या हो सकता है? करेक्ट। ये तो साइंस, कॉमन साइंस है। कॉमन एस्ट्रोलॉजर जो होगा, लेमन एस्ट्रोलॉजर, ये प्रेडिक्शन करेगा कि अगर किसी राशि का स्वामी अस्त हो जाए तो उसके फल नहीं मिलते। तो मेष राशि का स्वामी, लगन का स्वामी और अष्टम का स्वामी, यानी आयु का स्वामी और लगन का स्वामी, मान सम्मान का स्वामी अस्त है, तो अच्छा कैसे हो जाएगा? वो उच्च होने के बावजूद ही धृतराष्ट्र है। अगर आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं तब भी आपको टेंशन है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और अभी लगातार अस्त चलने वाला है, फिर वो राहु के साथ चलेगा, फिर वो मंगल के साथ चलेगा, तो इन्हीं कांटों भरी जिंदगी है अभी 5 महीने की मेष राशि के लिए। उसके बाद थोड़ा सही हो उसके जाएगा। बाद फिर थोड़ा ठीक होगा, तो फिर नीच हो जाएगा वो। सितंबर, अक्टूबर का आपने बताया। जब नीच हो जाएगा तो फिर कैसे हो जाएगा अच्छा? फिर कैसे हो जाएगा अच्छा? तो इसका मतलब ये रहा कि मुझे नहीं लगता लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, इसलिए मेष राशि के लिए ज्यादा अच्छा अभी नहीं है, लेकिन बाद में ठीक होगा। सर, हम नेक्स्ट राशि पे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि वृषभ राशि, इसके लिए कैसा रहेगा वृष 2026? राशि के लिए ठीक है, अच्छा। कि वृष राशि के स्वामी शुक्र है, वो अच्छा है। वो तो 28 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। कभी किसी के साथ दोस्ती, न काऊ से दोस्ती, न काऊ से बैर। कभी किसी के साथ अच्छा हो जाता है, कभी मंगल के साथ आएगा तो लव, आप इंजॉय कर रहे हैं लव को। शनि के साथ आएगा तो टेंशन बेतरगात हो जाएगा, फिर परिवार में कहीं टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अपने बुद्ध मित्र के साथ आ जाएगा तो गाना बजाना, रोमांटिक, एक्टिंग, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, आपकी फिल्म में हिट हो जाएगी, आपकी कोई रील हिट हो जाएगी, आप मीडिया में हैं, एंकर हैं, आपका नाम हो जाएगा। तो वृष राशि के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है उनके लिए। इनके लिए कुछ उपाय वगैरह भी हैं जो ये कर ओपल सकते हैं? पहन सकते हैं, चांदी के अंदर ओपल पहने, वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। और अच्छे बढ़िया कपड़े पहने, साफ सुथरे रहें,
तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहता है तो इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है, तो बहुत अच्छा है। सर नेक्स्ट राशि जो हमारी है मिथुन राशि, उसके लिए 2026 कैसा रहेगा? मिथुन राशि के लिए भी 2026 अच्छा है। मिथुन राशि के ऊपर 1 जून तक तो देवगुरु बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपके ऊपर ज्ञान वाला प्लेनेट घूम रहा है, वो काफी अच्छा है। हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा है, यानी आपका जो मन ज्ञान से है, और 1 जून के बाद फिर वो उच्च धन पे हो जाएंगे, तो परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं, वाणी के लिए बहुत अच्छे हैं, सरस्वती योग आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपके पास पैसा भी खूब आएगा, फिर आपका वैवाहिक जीवन के लिए बहुत उत्तम है, कैरियर के लिए बहुत उत्तम है, मान सम्मान के लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि कैरियर का स्वामी उच्च हो जाएगा, आपकी पत्नी का स्वामी उच्च हो जाएगा, पत्नी का भी सहयोग मिलेगा, और पत्नी को पति का सहयोग मिलेगा। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए अच्छा है, और एंड तक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत भाग्यशाली है मिथुन राशि वाले, उनके लिए एंड तक 2026 बहुत अच्छा है। इनके लिए कुछ उपाय है जो ये कर सकते पन्ना हैं? पहन सकते हैं, पन्ना पहन के रखें, चांदी के अंदर पहने इसको, लिटिल फिंगर के अंदर पहन सकते हैं, छोटी उंगली के अंदर, इसके अंदर इसके पहनने से अच्छा रहेगा। हरे कपड़े का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी कैप पहन सकते हैं, हरा रूमाल अपने साथ रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। और एक पुखराज भी पहन सकते हैं, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। पुखराज को गोल्ड में पहनना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके सर, नेक्स्ट राशि कर्क राशि हमारी, उसके लिए कैसा रहेगा 2026? कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और 1 जून के बाद कर्क राशि का भाग्य काफ़ी अच्छा उदय हो रहा है, क्योंकि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च हो जाएंगे, और फिर लास्ट में दिसंबर में सिंह राशि धनभाव पे चले जाएंगे वो, तो वहां पर भी अच्छा है। तो कर्क के लिए अच्छा है, मिथुन के लिए अच्छा है, और वृष के लिए अच्छा है, मेष के लिए खराब है। तो कर्क राशि वालों को भी उन्नति, प्रोग्रेस, ज्ञान, मान सम्मान और राजयोग प्राप्त हो रहा है, उनको हंस नाम का राजयोग बनेगा। अरे वाह, वो बहुत ही शानदार है कर्क राशि वालों के लिए, तो काफी पॉजिटिव है। इनके लिए कुछ उपाय भी? पुखराज पहन सकते हैं, पीले रंग का पुखराज पहने, और उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। पीले वस्त्र पहन सकते हैं, जैसे मैंने पीली जैकेट पहनी, इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। बाकी अपनी कुंडली को भी आप दिखा सकते हैं, कुंडली के हिसाब से भी पता ज़्यादा चलता है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शंस जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर जैसे हमने बात करी वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, इन तीनों की राशि बहुत अच्छी है, फिर भी आप चाहते हैं कि हमें और पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो हम सर की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप सर को कनेक्ट कर सकते हो, और भी कुछ जानना हो तो आपको। अदरवाइज तो सर ने बताया, आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। सर हम नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि पर अंजलि जी अच्छा वक्त नहीं है। सिंह राशि उन राशियों में से एक है जो परेशान है। सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, मार्केश शनि है। सिंह राशि वालों को परिवार में मृत्यु तुल्य कष्ट होना, अरे ये बड़ा कष्ट है। एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, कर्जा हो जाना, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ऑपरेशन होना, हार्ट की प्रॉब्लम आना, क्योंकि राशि के अंदर केतु चल रहा है। मैंने कहा ना कि केतु जो है ये पापी ग्रह है, विस्फोटक है, एक्सीडेंटल है, दुर्घटना कारक है, और साथ में शनि की ढैया भी चल रही है, तो सिंह राशि में शनि मार्केश हो जाता है, रोग, चोट, कर्ज, ऋण, परेशानी का स्वामी होता है। तो सिंह राशि पर शनि की ढैया, सिंह राशि पे केतु का चलना, ये पॉजिटिव नहीं है, तो पूरा साल ही उनके लिए परेशानी भरा है। बस लास्ट में जो दिसंबर का महीना है वो थोड़ा रिलीफ आएगा, जाते जाते साल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 6 दिसंबर को 5 की रात 6 की सुबह जो केतु है वहां से राशि परिवर्तन करेगा, तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। 2027 में शनि की ढैया हटेगी तो और रिलीफ मिलेगा, उसके बाद सिंह राशि में पॉजिटिविटी आएगी। तो इतना सारा कुछ इनके साथ होने वाला, उससे बचने के लिए उसके बचने के लिए आपको केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम केम केतवे नमः, उस मंत्र का जाप करने से लाभ मिलेगा। शनि की ढैया चल रही है, ओम सन शनिश्चराय नमः, पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाते रहें, केतु से संबंधित चीज़ों का दान करते रहें, तेल का दान करते रहें, तो इससे क्या होगा, शनि और केतु दो आपकी राशि को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दो, एक नहीं, दो आतंकवादी, यानी दोनों पापी ग्रह आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और साथ में आपको एक माणिक पहन के रखना चाहिए, तो उससे, और इस तरह के ऑरेंज रंग के कपड़े भी अगर आप पहनते हो। माणिक क्या होता है? माणिक होता है रूबी, सूर्य का स्टोन होता है, उसको पहनने से लाभ मिलेगा। काले कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने, मटमैले रंग के कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने। ओके सर, हम नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं, हमारी कन्या राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है। कन्या राशि में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करता है, और कन्या राशि में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो उनके कर्म भाव पर हैं। कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेक्चरर, प्रोफेसर, ज्योतिषी, कथावाचक,
वकील, जजेस, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिशियन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप पुखराज पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, ओपल भी एक पहन सकते हैं। इसके पहनने से काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। तो कन्या राशि की जो लाइफ है 2026 में बहुत अच्छी है। अभी उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। 2026 तक। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा। और जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, स्कूल कॉलेज विद्यालय के मालिक हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मीडिया वालों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्टरों के लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें कोई दिक्कत अच्छी बात है। सर हम नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी तुला राशि। 2026 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि के लिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, ओपल पहन के रखना चाहिए। और तुला राशि के अंदर भाग्यस्थान पर देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं इस समय, और वो कैरियर में आ जाएंगे उच्च होकर के, तो उनके भाग्य के लिए भी अच्छा है जून तक, और जून के बाद भी बहुत अच्छा है, और उसके बाद एंड तक बहुत अच्छा है। तो तुला राशि वालों का भी बहुत अच्छा है। जैसे वृष राशि का अच्छा है, मिथुन का अच्छा है, कर्क का अच्छा है, कन्या का भी अच्छा है, और तुला का भी अच्छा है। तो तुला राशि वालों को भी कुछ उपाय है? ओपल पहन सकते हैं, ओपल पहनने से लाभ मिलेगा। चांदी के अंदर ओपल पहन सकते हैं, पन्ना भी पहन सकते हैं, उनका लकी स्टोन पन्ना है, अच्छा। वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को पहनने से व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, मॉडलिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो टूरिज्म का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जितने भी डिजाइनर हैं, ज्वेलरी डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, कॉस्मेटिक उद्योग है, कपड़े के जो काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और साथ में फिल्म इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और मीडिया इंडस्ट्री जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। चलो ओवरऑल अच्छा ही है, बहुत मतलब। अच्छा है। सर हम नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारी वृश्चिक राशि। इनके लिए 2026 कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए मई तक परेशानी है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वो अभी अस्त है, और थर्ड हाउस में अस्त है, सूर्य के साथ है, फिर वो राहु के साथ आएगा, फिर उसके बाद शनि के साथ आएगा। तो इसका मतलब अभी मैं कहूँ तो ओवरऑल अभी मई तक वृश्चिक राशि के लिए थोड़ी स्थिति तनाव भरी है, परेशानी भरी है, क्योंकि राशि का स्वामी अस्त है, करेक्ट, और साथ में बुरे ग्रहों के साथ है। बिल्कुल। मंगल और राहु का नारक दोष बनेगा, और फिर मंगल शनि का योग बनेगा। तो आप समझिए कि आपका जून के बाद पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, फिर लगातार अच्छा है। इनके लिए कुछ उपाय है? मूंगा पहन सकते हैं, मूंगा पहनने से जो अस्त है उसमें पॉजिटिविटी आएगी। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, तो उससे काफ़ी बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। ओके सर नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारी धनु राशि। उसके लिए 2026 कैसा रहेगा? धनु राशि का स्वामी बृहस्पति देख रहा है, अभी बचाव कर रहा है। धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि भी मार्केस है। जैसे सिंह राशि के ऊपर ये मार्केस क्या होता है? मार्केस होता है परिवार में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट देना, फैमिली को। जरूर नहीं आप ही को दुर्घटना हो, आपके साथ भी हो सकती है दुर्घटना। तो मार्केस का मतलब अलर्ट करते हैं, सावधानी रहना, गाड़ी तेज नहीं चलाना, बाइक तेज नहीं चलानी है, या ड्रिंक करके नहीं चलानी है, क्योंकि मार्केस प्लेनेट जो होता है दुर्घटना देता है। तो धनु राशि वालों के लिए सेकंड और थर्ड का लॉर्ड मार्केस बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में गाड़ी सावधानी से चलानी है। परिवार, छोटे भाई बहनों के लिए भी चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना कारक हो सकता है। तो शनि के मंत्रों का जाप करना है, शनिवार का व्रत करना है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है, तेल का दान देते रहें, और साथ में एक पुखराज पहन के रखें। क्योंकि अभी ये कह सकता हूँ कि 1 जून तक तो काफ़ी सेफ्टी है, क्योंकि बृहस्पति अपने घर को देख रहा है। अपने घर को देखने वाला जो ग्रह होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर वो मृत्यु स्थान में चला जाएगा, तो थोड़ा सा बाधक हो सकता है। तो अभी आपको शनि का जितना आप दान कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। सर दान में क्या कर सकते हैं? काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काली चीज़ों का, काले तिल हैं, चाय पत्ती है, काले कपड़े हैं, काला कम्बल है, कोई भी काली चीज़ दान देंगे तो आपके शरीर से काली चीज़ निकल जाएगी बाहर, तो पॉजिटिव है। ओके सर जैसे आपने बोला कि इनका एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है, तो 2 आपने मंत्र बताए। इसके अलावा जब ये अपने वाहन में बैठ रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो, तो उस टाइम पे भी कोई ये मंत्र वगैरह का जाप कर सकते हैं? मंत्र जाप नहीं, उस समय ध्यान कर लें शनिदेव का, हे शनिदेव आप मेरे ऊपर चल रहे हैं, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, और आप अलर्ट हो गए फिर गाड़ी चलाएं। अगर आपके दिमाग में ये गाड़ी में बैठते वक्त कि आपको पता है कि मेरा वक्त ठीक नहीं है, तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। अलर्ट हो गए आप, और आपने ध्यान ही नहीं दिया और फिर गाड़ी तेज चलानी शुरू कर दी, तो कंफ्यूज हो जाता आदमी। कई बार आप आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, और ये शनि के कारण होता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर दिक्कतें आती हैं फिर।
सर जो मेरी नेक्स्ट राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मकर राशि का स्वामी शनि है। हम्म शनि मंगल की युति चलेगी अभी अप्रैल और मई के अंदर, वो अच्छा नहीं है। और मकर राशि के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव तक खत्म हो गया है, तो मकर राशि ओवरऑल ठीक है। अभी मकर राशि के अंदर जो देवगुरु बृहस्पति है वो तो रोग चोट ऋण के घर में है, लेकिन जून के बाद मकर राशि में और अच्छा हो जाएगा। यानी ना बुरी है ना अच्छी है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बीच का है। बीच का चलता रहेगा। इनके लिए कुछ उपाय हैं जो कर सकते हैं ये लोग? नीलम पहनने की इजाजत तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि शनि यहाँ मार्केस हो जाता है, तो यहाँ ओपल और पन्ना पहन सकते हैं। ओपल क्या है सर? ओपल होता है हीरे का सब्स्टिट्यूट होता है, यानी यहाँ पर योग कारक जो होता है सबसे बढ़िया प्लेनेट मकर राशि वालों के लिए शुक्र होता है, तो शुक्र का नग पहन सकते हैं, पन्ने का नग भी पहन सकते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ओके सर, जो हमारी नेक्स्ट राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि के ऊपर अभी स्ट्रेस है, लेकिन 50% स्ट्रेस 2026 में कम हो रहा है। वो इसलिए कम हो रहा है कि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 पैरों पे आ गई है, लेकिन कुंभ राशि में अभी राहु विराजमान है, तो एंग्जाइटी देता है, टेंशन देता है, तनाव देता है, नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देता है, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, बैक पेन, सर्वाइकल, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुंभ राशि में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है, एक अच्छा योग आ रहा है, ये कह सकता हूँ। कब तक आ जाएगा ये अच्छा? ये लास्ट दिसंबर से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। मेरा 2000 नवंबर तक का पीरियड अब इनके लिए है थोड़ा सा खराब। नवंबर से 50% ठीक हो जाएगा। इनके लिए क्या उपाय हैं जो इन्हें करने चाहिए? शनि के मंत्रों का जाप करना है, काले कपड़ों का दान करना है, काले कपड़े पहनने नहीं है, और साथ में ओपल पहन सकते हैं क्योंकि इसमें योग कारक प्लेनेट ओपल होता है, यानी शुक्र अच्छा होता है, ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है, राजयोग बना देता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल का दान कर सकते हैं। ओके सर, लास्ट राशि जो अपनी है मीन राशि। मीन राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मीन राशि के ऊपर कष्ट है, जैसे सिंह राशि के ऊपर कष्ट है, मेष राशि पे कष्ट है, धनु राशि पे कष्ट है, ऐसे ही मीन राशि पर इस समय भारी कष्ट है। मीन राशि पर पीक आवर में शनि की 7.5 चल रही है, तो आदमी बड़ा परेशान है, उलझा हुआ है, हेल्थ इश्यूज हैं, परेशानियां हैं, कोर्ट कचहरी, टेंशन, तनाव, क्योंकि जब जब भी शनि चलता है तो तकलीफें देता है, उलझने पैदा करता है, हर काम आपके रुकावट के साथ होते हैं, आसानी से काम होते नहीं हैं। तो इसका मतलब 2027 तक मीन राशि पर इफेक्ट रहने वाला है, और जैसे ही पैरों पे आना शुरू हो जाएगा तो कुछ रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मीन राशि बहुत अच्छी है। तो मीन राशि पर शनि की 7.5 पीक आवर में है, फुल फ्लैश इस समय। अगर शनि कोई सबसे ज़्यादा दुखी कर रहा है तो मीन राशि को कर रहा है, और ढैयाओं के अंदर 2 राशियों को सबसे ज़्यादा दुखी कर रहा है, सिंह को और मेष को और धनु को, तो इन के ऊपर इसका इफेक्ट है, कुंभ राशि से उतर रहा है। तो 5 राशि सबसे ज़्यादा पीड़ित है, 5 में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है वो मीन है और सिंह है, ये 2 सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। कुंभ से उतर रहा है, वहाँ रिलीफ आ रहा है, धनु के ऊपर भी थोड़ा रिलीफ है, मेष पे चढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये 5 राशि में शनि की ढैया और 7.5 के प्रभाव हैं, जो बोलते हैं कि इनके लिए अच्छा है, साइंटिफिकली अच्छा नहीं है। मीन राशि क्या उपाय कर सकती है? मीन राशि को पुखराज पहन के रखना चाहिए, शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, तेल का दान देना चाहिए, हर शनिवार को शाम को दिन छिपने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाना चाहिए, परिक्रमा देनी चाहिए, वहाँ पर दीपक जला के आना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे पीपल के पेड़ का, उससे आपको काफ़ी रिलीफ आएगा, और पीले कपड़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी ऑडियंस को ये और बता दी, जैसे आपने बोला कि परिक्रमा करनी चाहिए, तो परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? बहुत सारे लोगों को होगा कि नहीं बताया कितनी करनी चाहिए। 7 परिक्रमा मिनिमम करें, क्योंकि 7 हमारे भौतिक पिंड है, क्या है, भौतिक पिंड है। 7 ग्रह हैं, क्योंकि 7 में हमारी मेटरलाइज प्लेनेट जो हैं वो आ जाते हैं, राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, तो कम से कम 7 आप करेंगे तो 7 ग्रहों की आ जाएगी, और इतनी देर में आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़। और जब शनि की 7.5 या ढैयाएँ चलती हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, क्योंकि शनि जो है बेसेला के प्लेनेट है, तो शरीर में विष बना देता है, तो इस वजह से विष बनता है तो हम इल्यूजन में चले जाते हैं, हमारी बीमारियां आती हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम की बीमारियां सब शनि की 7.5 में और शनि की महादशा में आती हैं। तो ये इसका एक साइंटिफिक उपाय होता है।
अभी तक हमने जाना कुंडली क्या है, प्रेडिक्शन करी, उसके बाद हमने राशि की प्रेडिक्शन करी। अब हम सर से समझते हैं कि सर अभी आपने नाम लिया था बीच में, एक तो शनि की साढ़े साती का, एक आपने धैया का और एक आपने शनि की महादशा का। इन तीनों में और भी कुछ होता है, इनका क्या-क्या मतलब होता है? शनि की महादशा 19 साल की होती है। अच्छा, इस शनि शनि 3-4 प्रकार से लगता है मनुष्य के ऊपर। एक महादशा में लगता है। हुँ, शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा भी 3 साल की होती है। यानी एक 19 साल का लगता है, हुँ, एक 3 साढ़े 3 साल का भी लगता है, हुँ, एक 2.5 साल का ढैया में लगता है। अच्छा, यानी शनि सूर्य की लास्ट ऑर्बिट में है, बहुत दूर है। तो जब सूर्य की फोकस उसके ऊपर डलती है तो फैल जाती है। तो उसकी जो लाइट है रिफ्लेक्शन वाली, वो 3 राशियों को एक साथ परेशान करती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी की हेडलाइट एक तो रोड पे होती है, एक लेफ्ट और राइट गड्ढों पे भी होती है, हुँ, तो आपको लेफ्ट राइट भी दिखता है। लेकिन सबसे ज्यादा लाइट कहाँ होती है? बीच में, सड़क पर। बीच में, हाँ। तो इस समय शनि की सबसे ज्यादा लाइट है मीन राशि पर, लेफ्ट में मेष और राइट में कुंभ। इन पर हल्की हल्की है, एक पे चढ़ रही है, एक पे उतर रही है। सबसे ज्यादा दुखी इस समय मीन राशि। मीन राशि है। तो 19 साल का लगता है, एक 3 साढ़े 3 साल का भी लगता है अंतर्दशा में, हुँ। और एक 2.5 साल का लगता है। ये शनि लगते हैं इसे। अब अपने फेस्टिवल की बात कर लेते हैं, जो 2026 में आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हमारे लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, कोई भी जो त्योहार होता है, वो जो त्योहार होता है, अगर उस समय गोचर में ग्रहों की गति अच्छी चल रही हो हुँ। तो वो त्योहार अच्छा है। और अगर गोचर में ग्रहों की गति ठीक नहीं चल रही है यूनिवर्स में, तो त्योहार बेकार हो जाते हैं। कोरोना काल में जितने भी त्योहार आए थे सब बेकार। सब बेकार हो गए। तो कई बार महामारियां जब चलती हैं, युद्ध जब चलते हैं, या तनाव भरे ग्रह चलते हैं, तो उस समय पर इन त्योहारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि उस समय अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा युद्ध चल रहे होते हैं ग्रहों के। तो हम अंदर भी प्रसन्न नहीं रह पाते, ये इसका एक कारण होता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कोई भी त्यौहार जब आप मनाते हो, तो उस समय सबके लिए वो त्यौहार प्रसन्न वाला नहीं होता। क्योंकि हम वैज्ञानिक ज्योतिषी हैं, और हम उस आधार पर प्रोडिक्शन करते हैं कि हम ऐसे प्रोडिक्शन नहीं करते कि सबके लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा है। मृत्यु होती है, शिवरात्रि के दिन भी होती है। बिल्कुल होती है। घर में कलेश, मारपीट शिवरात्रि के दिन भी होती है। शराब पीने वाले शिवरात्रि के दिन भी खूब शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, सब काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, जुआ खेलते हैं, सब काम करते हैं। और अच्छे लोग पूजा पाठ और भजन भी करते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि कोई भी त्योहार हो, उसको बड़ी सद्भावना के साथ में, सद्विचारों के साथ में मनाना चाहिए। तो शिवरात्रि तो वैसे भी भगवान शंकर का ही होता है, हुँ। और ये नजदीक होता है अमावस्या के। तो उस समय पर ध्यान और पूजा पाठ बहुत लाभदायक होता है, उसका एक वैज्ञानिक आधार होता है। शिवरात्रि, अमावस्या और प्रतिपदा, हुँ, यानी अमावस्या तक मान के चलें, प्रतिपदा से थोड़ा जोर पड़ना शुरू होता है। हुँ। हमारा मन और हमारी आत्मा एकाग्र होते हैं, इसलिए ध्यान, समाधि, तंत्र साधना और मंत्र सिद्धि, ये शिवरात्रि के दिन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसका वैज्ञानिक आधार भी है। हुँ, शिवरात्रि के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हो, अर्चना करते हो, साधना करते हो, हुँ, तो आपका चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के नजदीक आ जाता है। हुँ। भाई एक दिन बाद तो वो अस्त हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो चंद्रमा को सूर्य खींचता है अपनी तरफ, अमावस्या की तरफ। हुँ, और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा के पिटारे में 5 इंद्रिय हैं, यानी मन है, आंख, नाक, कान, गला, सोच, बुद्धि, सब चंद्रमा के पास है। और 5 प्राण सूर्य के पास है, शरीर के 5 प्राण। पांचों प्राणों को पांचों इंद्रियों के साथ मिलाने को साधना बोलते हैं। तो इसलिए महाशिवरात्रि के दिन अगर आप ध्यान करते हो ऐसे बैठ करके, तो आपका ध्यान अपने आप लग जाएगा। आप ध्यान में चले जाओगे, समाधि में चले जाओगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपका मन भागेगा नहीं। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान भाग रहा है, मन आपका कहीं और जा रहा है।
मन आपका खिंच करके अंदर प्राणों के साथ जुड़ जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर्व हो गया, अमावस्या का पर्व हो गया, या दीपावली की रात हो गई, काली रात, उस दिन हम जब साधना करते हैं तो हमें ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, हमारा मन भागता नहीं है और हम आराम से उसको आनंद लेते हैं और प्रभु के साथ हमारा लिंक हो जाता है। ये इसका वैज्ञानिक आधार होता है शिवरात्रि का। महाशिवरात्रि के दिन आप लोग जरूर साधना कीजिएगा और अपने घर वालों को भी इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ बढ़ते हैं, जो है अपना होली। होली का त्योहार कैसा रहने वाला है और क्या मुहूर्त है होली दहन का? देखिए, होली का जो दहन है वो 3 मार्च को है अच्छा। और शाम को 6 बजे के बाद हमारा जब शुरू हो जाता है प्रदोष व्रत, उस समय से लेकिन 8:25 तक, 8 सवा 8 तक, ये जो प्रदोष काल है, इसमें होलिका पूजन, होलिका दहन, ये समय है। उसमें भी ये होता है कि जब प्रदोष काल होता है और सूर्य अपना अस्तित्व खत्म कर देता है और शनि की रात आनी शुरू हो जाती है, तो उस समय भी हमारा मन एकाग्रता की तरफ चला जाता है। तो उस समय भी अगर आप पूजन करते हो तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मार्च के अंदर तो मंगल राहु की युति रहने वाली है, इसलिए हुड़दंग करने की जरूरत नहीं है। हुड़दंग से बचेंगे तो फायदा रहेगा। अगर हुड़दंग किया तो मंगल राहु का अंगारक दोष आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर देगा। इसलिए होली पर ये ध्यान रखें, क्योंकि अभी ग्रहों की गति गोचर में, यूनिवर्स में अच्छी नहीं है। तो इन महाशिवरात्रि का त्यौहार ज़्यादा पिए नहीं, बिल्कुल भी। होली वाले दिन हुड़दंग नहीं करना, पीना वीना नहीं है, इन सब चीज़ों से ध्यान रखना है, तो बचाव काफ़ी हो सकता है। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अपना नेक्स्ट फेस्टिवल है, चैत्र मास की जो नवरात्रि है, वो कैसा रहने वाला है एक तो? दूसरा, जो हमारी कलश स्थापना होती है, उसका क्या मुहूर्त है? देखिए, होता क्या है कि हमारे जो त्यौहार हैं, एक तो त्यौहार है हमारा दिवाली का, और एक होता है हमारा ये नवरात्रों का, जहाँ से हमारी ऋतु परिवर्तन हो रहा है मार्च में, चैत्र नवरात्र से यहाँ से ऋतु परिवर्तन होता है, ग्रीष्मकालीन आनी शुरू होती है, गर्मी आनी शुरू होती है। मनुष्य सर्दियों से गर्मी की तरफ जाता है तो शरीर हमारा तैयार नहीं होता इसके लिए। अचानक आप हीटर में से बाहर निकलेंगे सर्दी में तो बीमार पड़ेंगे, या गर्मी से सर्दी में एकदम एसी में आएंगे तो भी बीमार पड़ेंगे। करेक्ट। तो हमारे ऋषियों ने इन त्योहारों को बनाया। तो हमारे यहाँ 4 ऋतु परिवर्तन तो हैं ही, इसलिए गुप्त नवरात्रे, नवरात्रे फिर गुप्त नवरात्रे, फिर नवरात्रे, शरदीय नवरात्रे, ऐसे आते रहते हैं। उसका कारण है कि हम बॉडी को उन बैक्टीरिया से बचाते हैं और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हमारे जो मार्च में नवरात्रे आएंगे, चैत्र नवरात्रे, यहाँ से गर्मी शुरू हो जाएगी और शरीर को आदत पड़ी हुई है सर्दी की, बिल्कुल। तो हम 9 दिन व्रत करेंगे, तो शरीर को हम क्या करेंगे, मजबूत कर देंगे, बैक्टीरिया प्रभाव नहीं आने देंगे, शरीर गर्मी के लिए तैयार कर दिया हमने। तो इसलिए हमारे यहाँ साधना की जाती है। हमारे इसलिए 4 बार नवरात्रों का विधान है कि चारों बार आप व्रत करिए, साधना करिए, शरीर को मजबूत करिए, जिससे कि आप आने वाली ऋतु के प्रकोप को झेल सकें। नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे आप लगातार। आप देखिए, बम्बई में रहने वाला आदमी 2, 3, 4 दिन जम्मू कश्मीर चला जाए या पहाड़ों पर चला जाए, बीमार पड़ जाता है। मेरा इसमें काउंटर है जी। जो लोग व्रत नहीं रखते, वो अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि वो लोग व्रत रखते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो हमारा समर का टाइम आने वाला है उसके लिए। तो जो लोग नहीं रखते, वो क्या कर सकते ये हैं? योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर को स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि शरीर अगर आपका साध्य हो जाए, उसके लिए तैयार हो जाए, तो फिर आपको यूनिवर्स से आने वाली गर्मी और आपकी जो इनर प्राण शक्ति है उसको मजबूत करना होता है। अगर आप प्राणायाम से, साधन से, किसी भी तरीके से शरीर को उतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि उससे 15 दिन पहले से आपने मान लो प्राणायाम शुरू कर दिया, तो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन बना रहेगा। तो गर्मी में भी अगर आप कर रहे हैं और सर्दी से ही शुरू कर रखा है आपने रेगुलर, तो बॉडी पे इफेक्ट नहीं आता। इसलिए योगा और प्राणायाम करने वाले व्यक्ति पे ज़्यादा ऋतु का परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए जो हमारे हठ योगी होते हैं, बर्फ़ में भी जाकर के तपस्या कर लेते हैं। इस समय बर्फ़ में हैं वो लोग, अभी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ा रखा है। तो शरीर के अंदर अग्नि तत्व को बढ़ा लेना। तो अभी क्या होगा कि आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं। अगर मान लो आप व्रत नहीं कर सकते तो नाड़ी शोधन करिए। नाड़ी शोधन होता है कि हमारी 2 नाड़ी होती हैं, एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है।
तो सर्दियों के अंदर हम सूर्य नाड़ी को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब गर्मी आएंगी तो उस समय चंद्र नाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो आप चंद्र नाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। ये शीतल नाड़ी होती है, यानी शरीर के अंदर ये ठंड पहुंचाती है, और ये वाली जो सूर्य की नाड़ी होती है वो गर्मी पहुंचाती है। अगर अब इस समय सर्दी है और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगे तो आप ये वाली नाक बंद करके ये इससे लेना शुरू करो, तो आपको सर्दी कम होने लग जाएगी, तो शरीर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये हमारे ऋषियों ने ये सब साधन हमें दिए हैं। तो आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और व्रत करते हो तो व्रत करने से शरीर उन चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है, कि वो भी एक हठ योग का ही तरीका होता है। तो हम इससे अपनी बॉडी को उस ऋतु के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये नाड़ी शोधन फिर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा, जो लोग बूढ़े-बड़े हैं, उनको जल्दी वैसे भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, तो वो बैठ के बिस्तर पे कर सकते हैं। ये आधार होता है अंजलि जी कि आपका शरीर क्या कहता है, आपका शरीर नाड़ी शोधन के लिए तैयार है या नहीं। अब मान लो किसी को पित्त विकार है शरीर के अंदर, शरीर में पित्त विकार है, शरीर पहले से ही पित्त विकार बना हुआ, और आपने अगर सूर्य नाड़ी को संचालित कर दिया तो आप बीमार पड़ जाएंगे, अच्छा। आपका डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो ये क्या है, गुरु के सानिध्य में, किसी योगी के सानिध्य में, आयुर्वेदाचार्य के सानिध्य में ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इसलिए सीधा सीधा बोल दिया कि भाई व्रत कर लो। क्या है, व्रत कर लो। आप बस उनके लिए तो दिक्कत है ना, जो बूढ़े-बड़े वो नहीं व्रत कर हाँ, सकते। वो व्रत नहीं कर सकते तो वो अपना बचाव करें। तो यही होता है कि हम मौसम का फिर बचाव करते हैं कि मौसम में आप ऐसे ना निकलें, एकदम बहुत सावधानी के साथ निकलें, नहीं तो शरीर में नुकसान। आपने देखा है कि कई वो जो एसी में रहने वाले लोग होते हैं, कई बार निकल जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल पड़ जाते हैं। ये होता है हमने समझ लिया जी। कि हमें क्या करना है। अब आप ये बताइए कि जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो क्या है? इसके लिए उस दिन थर्सडे है, थर्सडे के अंदर चौगड़िया मुहूर्त होता है, तो इसमें राहु काल जो होता है 1:30 से 3 बजे तक होता है। तो 1:30 से 3 के बीच में, दोपहर को 1:30 से 3 के बीच में कलश स्थापना नहीं करनी है। या तो मॉर्निंग में करें बृहस्पति की ओरा में, सूर्य उदय के विदिन 1 आवर, अच्छा। सूर्य उदय के थर्सडे के दिन सूर्य उदय हो उससे विदिन 1 आवर कर सकते हैं। यानी सूर्य मान लो 6:30 बजे उदय होता है, या 7 बजे उदय होता है, तो 7 से 8 के बीच में कर सकते हैं, या फिर 3 बजे के बाद कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारी जो चौगड़ियाँ हैं वो पॉजिटिव आ जाती हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुभ की चौगड़िया, चर की चौगड़िया, लाभ की चौगड़िया, अमृत की चौगड़िया, ये चौगड़िया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनमें आप इसको कर सकते हैं। ओके। सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ए नाम वाले लोगों के लिए, मतलब जो फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम अंजलि है तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए वालों के लिए 2026 ऐसा रहेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी वो लोग बताते हैं। अब ऐसे ही सेम पी वालों के लिए वो बोलते हैं ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। तो सबसे पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है कि राशि वाई जो प्रिडिक्शन होती है वो करेक्ट होती है, या फिर जो नेम से करते हैं वो करेक्ट होती है? आप ये बताइए, आपका जो शरीर है, आपकी पर्सनैलिटी, ये ट्रुथ है या नाम ट्रुथ है? मेरी पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी, क्या आपकी पर्सनैलिटी ट्रुथ है? हाँ। इस पर्सनैलिटी पे नाम एक बुलाने का तरीका है, करेक्ट। उसको मैं बदल भी सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ। इसका मतलब जो पर्सनैलिटी है वो ट्रुथ है। आपका खाना पीना, स्वभाव, आंख, नाक, कान, वे ऑफ टॉकिंग, हेयर स्टाइल, ये सब ट्रुथ है। इसका मतलब राशि ट्रुथ है। क्या है? राशि थ्रू। पर्सनैलिटी ट्रुथ है, लगन ट्रुथ है, वो साइंटिफिक है, उसका कोई मुकाबला नहीं। न्यूमरोलॉजी इसका एक हिस्सा है छोटा सा, ए बी सी डी एफ जी, हाँ। लेकिन जब इंग्लिश नहीं थी तो उस समय तो हिंदी थी, इसलिए ज्योतिष परफेक्ट साइंस है। आप नंबरों के चक्कर में गुमराह ना हो। मान लो ए वाला नाम व्यक्ति, मैंने कहा ए वाला का 2026 रहेगा, अच्छा, अब ए वाला नाम आदमी तो लंगड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल। अंधा भी हो सकता है, बिल्कुल, बूढ़े-बड़े भी हो सकते हैं। बूढ़े बड़े भी हो सकते हैं, हाँ, गूंगे भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, डेफिनिटली। चोर उचक्के डकैत भी हो सकते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं। कुछ भी। ए वाले तो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन कुंडली में तो लिखा है ना कुंडली आपकी ये नाम की है और ये वाला व्यक्ति इस नेचर का है। इसलिए न्यूमरोलॉजी कुंडली मिलान में भविष्य में बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है। एक्यूरेट आपकी जो राशि है, आपकी जो लगन है, वो 100% एक्यूरेट होती है। इसमें हमें कुंडली मिलान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 1 नंबर वाले का 8 नंबर के साथ, इसके साथ, उसके साथ में, उसमें कुछ नहीं पता। नंबर 1 नंबर पे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अंधे लूले लंगड़े, कोई वैश्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ चोर भी हो सकता है। और इसमें एक और काउंटर, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, अगर एस और आर दोनों अगर पति-पत्नी है
तो इन दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा रहने वाला है। और सपोज दैट कुछ और नाम अगर ले मान ले लिया, दोनों लंगड़े हुए फिर, या एक लंगड़ा हुआ एक अंधा हुआ, फिर कैसे रहेगा? दोनों के नाम तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। है ना? तो ये तो कोई तुक नहीं रही, तो ये तो फिर मिसलीडिंग है ना ऑडियंस। मिसलीडिंग है, वही मैं कह रहा हूँ, ये मिसलीडिंग है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी ये परफेक्ट साइंस, और वो एंशियंट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये सब कंट्राडिक्शन है, कहीं ना कहीं ये मिसलीडिंग ही रहता है। करेक्ट। इसलिए आप इस पे मत जाइए, लोग बहुत चले जाते हैं, नाम चेंज कर दो जी, नाम करेक्शन उनकी कर दो। रील्स पे मिलियंस में व्यूज होते हैं, उन लोग आपस में शेयर कर रहे होते हैं। भाई कोई कपल है, सपोज दैट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड का नेम है ऐसे, उसने शेयर कर दिया उसको, उसका बी से उसने उसको शेयर, भाई मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, लोग और इन पर बिलीव कर रहे हैं। वो बिलीव ये कि अंधविश्वास जो है और बुराई जो है बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हर एक को आती नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बहुत विशाल सब्जेक्ट है, 3 साल की पढ़ाई है, एक डिग्री कोर्स की तरह पढ़ाई है, डिप्लोमा कोर्स की तरह पढ़ाई है, कौन करेगा उसको? और आजकल तो 2 महीने में लोग एस्ट्रोलॉजर 2 महीने में आप एक किताब ले आओ न्यूमरोलॉजी की, उस किताब में क्या है, 50 100 150 200 पेज हैं, 200 पेज की किताब को पढ़ने में क्या 3 दिन लगते हैं? बताना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये सटीक नहीं हो सकता। आप नाम परिवर्तन कर दीजिए, नाम परिवर्तन से कैसे सटीक हो सकता है? बोलते हैं नाम परिवर्तन करा लो, आपका भाग्य बदल जाएगा। अभी मारुति कार के ऊपर में अगर मान लो मर्सिडीज लिख दूं तो मर्सिडीज बन जाएगी? मारुति कार के नाम को बदल करके मैं उसको मर्सिडीज कर दूं, मर्सिडीज थोड़ी हो जाएगी? तो मारुति जैसा इंजन रहना है उसका। एक बहुत फेमस नेम है यूट्यूब पर, आप सब लोग मे भी जानते होंगे, मैं उनका नेम नहीं ले रही हूँ। उन्होंने बोला था अपने एक लेक्चर में, और उनकी बहुत ऑडियंस है, बहुत उन पे बिलीव करती है कि मेरा नेम ये था, उस टाइम पे मेरे को नेम और फेम कुछ भी नहीं मिल रहा था, बट मैंने अपने नेम के आगे थोड़ा सा चेंज किया और आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने। तो ये सब चीजें फिर क्या है सर? तो उनको बोलो नरेंद्र मोदी अपना नाम रख लें, देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनको बोलो अमित शाह रख लें अपना नाम, तो गृह मंत्री बन जाएंगे। वो योगी आदित्यनाथ रख लें अपना नाम, तो वो जहाँ जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बन के दिखा दें, है ना? अगर किसी आईएएस का नाम रख लें, वो आईएएस बन के दिखा दें, मैं उसका पूरी जिंदगी भर मैं गुलाम रहूंगा उस व्यक्ति का, उस न्यूमरोलॉजिस्ट का। वो न्यूमरोलॉजिस्ट ही है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, तो पागल बनाते हैं लोगों को, क्या फायदा? अगर नाम बदलने से ही सब कुछ हो जाए तो फिर क्या? आप मान लो कोई या ममता बनर्जी है, इंदिरा गांधी अपना नाम रख ले तो प्रधानमंत्री बन जाएगी? करेक्ट। नहीं बन सकती ना। अभी फिल्मी हीरोइन है, मान लो कोई, अभी मुझे नहीं पता कौन लेटेस्ट अभी आजकल सबसे टॉप की स्टार है, कोई लड़की अगर वो नाम रख लेगी तो हो जाएगी? कितनी कितनी लड़कियों ने, माधुरी अब टॉप की थी तो उसने नाम रखे, आधी झाड़ू पोछा लगा रही है ना? हम पूछते हैं कि माधुरी इधर आ, मैंने तुम्हारे उस समय वो माधुरी हिट रही होगी, अपने टाइम की वो टॉप हीरोइन है। और इंदिरा गांधी कितने बच्चों की लड़कियों का नाम रखा तो इंदिरा गांधी सारी इंदिरा गांधी बन गई? ऐसा कभी नहीं होता। ये क्या होता है कि कभी कभी आदमी इल्यूजन में होता है, बहुत ज्यादा चंद्रमा पीड़ित होता है, कमजोर होता है, वो एनर्जी एकाग्र नहीं कर पाता, तो हमने बोला जाओ तुम्हारा काम ठीक हो गया, जाओ ये पुड़िया लो खा लेना, ठीक हो जाओगे। अब उसके दिमाग में विश्वास बैठ गया, तो उसने अपनी एनर्जी को एकाग्र कर लिया और वो अपना काम पे जुट गया। ऐसे नाम चेंज करने से उसको बोलो भाई तू अपना नाम डॉक्टर एच.एस. रावत रख ले और वैदिक एस्ट्रोलॉजर बन के दिखा दे। अगर एक रिक्शा वाला अपना नेम चेंज कर ले तो क्या वो करोड़पति बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, किसी कीमत पर नहीं बन सकता। उसके भाग्य में लिखा है, तो अगर बन उसकी सकता है। कुंडली में तो लिखा है तो बनेगा। अब यहाँ पे कुछ ऑडियंस बोलेगी कि नरेंद्र मोदी तो चाय बेचते थे और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनके भाग्य में लिखा है, उनकी कुंडली में रुचक नाम का महापुरुष राज हो गया, उनकी कुंडली में लक्ष्मी नाम का राज हो गया, उनकी कुंडली में बुद्धादित्य राज हो गए, उनकी कुंडली में बड़े बड़े केंद्र त्रिकोण राजयोग बने हुए हैं। वो तो चाणक्य के आश्रम में आपने देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य भी तो चक्रवर्ती राजा बन गया। बिल्कुल, वो तो आपने बताया था जैसे ऑफ द कैमरा के वो गाय भैंस चराते थे। तो इस वजह से ये क्या है कि रील बनाने वालों ने बहुत बड़ा नुकसान एस्ट्रोलॉजी को, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को किया है। वो इसको मजाक के तौर पर लेकर के चल रहे हैं। नंबर आसान है, इजी नंबर है, 1 2 नंबर, आदमी को 2 3 बातें ठीक लगी तो अच्छा लगता है, अरे वाह, कुछ भी कनेक्ट कर गया, कुछ भी कनेक्ट कर गया, वाह वाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। लेकिन ये प्रॉपर नहीं है साइंस। साइंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसमें आपके बारे में सब कुछ पता चलता है, पूरा पता लगेगा, सारा डिटेल पता लगता है। बिल्कुल। आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। आप ये बताइए कि आपको कौन-सा पार्ट हमारा डिस्कशन का अच्छा लगा और आप जो रील्स देख रहे हैं
और जिनको आप इधर से उधर शेयर भी कर रहे हैं और खुद भी आप मिसलीड हो रहे हैं और अपनी फैमिली को भी कर रहे हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट इसीलिए हमने किया है। हमने सबसे पहले तो यही जाना कि कुंडली क्या है, उसके बाद हमने प्रेडिक्शन करी अपने देश और विदेश के लिए, उसके बाद हमने राशि की प्रेडिक्शन करी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है कि इस राशि के लिए बहुत अच्छा जाएगा, उस राशि के लिए बहुत अच्छा। जैसे कि आप रील देख भी रहे होंगे, मेष राशि के लिए सब लोग यही बोल रहे हैं कि बल्ले-बल्ले होने वाली है, जबकि सर ने बताया कि मेष राशि के लिए 2026 अच्छा नहीं रहने वाला है। तो कितना मिसलीड हो रहे हैं आप। तो अगर आपको कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सर से आप कनेक्ट कीजिए। हम आपको सारी डिटेल जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच।